का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आंसू पर। कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद है एकदम शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर का कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल में पहले से ही दिखाई दे रहा होगा कि आज का टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट का रहने वाला है। यानी आज इस वीडियो में, इस क्लास में हम फ्यूचर इंडेफिनिट से जुड़ी हुई सभी बातें बताएंगे, जिनके माध्यम से आप किसी भी फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकें या अंग्रेजी वाक्य को हिंदी में कर सकें। तो जी हाँ, क्यों कर रहे हैं आप देरी, पहले जाकर आप मेरे इस चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी पर प्रेस कीजिए। उसके बाद अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और ये क्लास आपको कैसी लगी, इस चीज़ को इस वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए, आज का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलते हैं इसके पहचान की ओर कि आखिरकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। देखिए, इससे पहले हम प्रेजेंट के चारों टेंस और पास्ट के चारों टेंस पर चर्चा विस्तृत रूप से कर चुके हैं और मुझे विश्वास है कि उस 8 टेंस की वीडियो देखने के बाद आपको जितने 8 टेंस कंप्लीट हो गए हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि इतना मैं आपको एक अच्छे तरीके से पढ़ाया, एकदम रूल बाय रूल लिखकर। आपको कहीं भी किसी बुक में ना कोई टीचर ऐसे लिखा जिस तरीके से मैं लिखाया हूँ, इस तरीके से ना तो कोई टीचर लिखाएगा, ना ही कहीं बुक में लिखा मिलेगा। बाकायदा रूल्स, पहचान, निगेटिव में क्या पहचान, इंट्रोगेटिव में क्या पहचान होती है, ताकि आपको क्या हो, दिक्कत ना हो, आप पढ़ना सिर्फ पढ़े ना ही, आप पढ़ा भी सकें, इस लायक आपको बना रहा हूँ। तो चलिए अब चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान है कि जब वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या है, जब वाक्य के अंत में क्या हो, गा, गी, गे, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए, वर्ब के साथ गा, गी, गे जुड़ा रहेगा अगर, तो वाक्य हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलते हैं इसके रूल की तरफ। इसमें रूल नंबर 1 है, फ्यूचर टेंस में सभी वचन के कर्ताओं के साथ बिल या सेल का प्रयोग होता है। मतलब फ्यूचर टेंस में ये फ्यूचर इंडेफिनिट वाला वाक्य जो है, इसमें चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे यू, बी, दे, सी, इट या किसी का नाम हो, सबके साथ हमेशा बिल या सेल का प्रयोग होगा। कंडीशन क्या है, अभी भी बताते हैं कि कहाँ बिल और कहाँ सेल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि करना ही है, आप चाहे तो बिल लगाएं चाहे तो सेल लगाएं, लेकिन मैंने लिख दिया है क्योंकि आप जाने उसे आपको सही लगेगा जब आई और बी के साथ सेल लगाएं। लेकिन अगर आप बिल लगाते हैं तो भी आपका वाक्य गलत नहीं माना जाएगा। जो भी स्कूल वाले आपको अगर ऐसा बताए हैं तो वो आपको गलत बता रहे हैं कि आई और बी के साथ सेल लगता है। ये कहीं का कोई रूल नहीं है, ना ही कहीं लिखा है। बस क्या होता है, आपको आई हो चाहे बी हो चाहे यू चाहे दे, आप जो इच्छा का है वो लगाएं, चाहे सेल चाहे बिल। ठीक है, तो चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। इसमें क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब वाक्य के अंत में गा, गी, गे हो तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, सेल या बिल का प्रयोग करेंगे और क्रिया की पहली अवस्था लगाएंगे। तो चलते हैं थोड़े से फार्मूले की तरफ कि फार्मूला हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए, फार्मूले में है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बिल या सेल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। सब्जेक्ट के बाद चाहे बिल लगाओ चाहे सेल लगाओ, एक ही लगाना है, दोनों नहीं लिखना है। तो चलिए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है राम बाजार जाएगा। यानी पहला एग्जाम्पल है कि राम बाजार जाएगा, यानी राम विल गो टू मार्केट, राम विल गो टू मार्केट। इसके बाद मैं खाना खाऊंगा, तो आई शैल ईट फूड, यानी मैं खाना खाऊंगा। इसके बाद तीसरा वाक्य, वह एक पत्र लिखेगा, तो ही विल राइट ए लेटर, ही विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। अगला वाक्य, मैं तुम्हें मंगलवार को भुगतान कर दूंगा, यानी मैं तुम्हें मंगलवार को भुगतान कर दूंगा, तो आई शैल पे यू ऑन ट्यूसडे, यानी आई शैल पे यू ऑन ट्यूसडे, यानी मैं मंगलवार को तुम्हें क्या कर दूंगा, भुगतान कर दूंगा। इसके बाद चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर कि निगेटिव सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, इसका कहने का तात्पर्य क्या। तो देखिए, जिन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आ जाता है तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय बिल और सेल के बाद नॉट लगा देते हैं, तत्पश्चात पुराना नियम लगाते हैं। देखिए, जब कोई वाक्य नहीं हो, जैसे राम बाजार नहीं जाएगा, सोहन खाना नहीं खाएगा, माता जी चाय नहीं बनाएंगी, अगर ऐसे वाक्य आ जाते हैं तो आप उनका अंग्रेजी में जब अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बिल या सेल, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आगे कोई भी प्रक्रिया अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या है कि जब कोई
किसी भी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए बिल सेल के बाद नॉट लगाते हैं। चलते हैं इसके संरचना की तरफ। तो इसकी संरचना है मतलब फार्मूला, सबसे पहले बिल सब्जेक्ट के बाद बिल या सेल, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC। यानी सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद बिल या सेल, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की ओर। पहला एग्जाम्पल, मोहन खाना नहीं खाएगा। मोहन खाना नहीं खाएगा यानी मोहन विल नॉट ईट फूड। मोहन सब्जेक्ट है, बिल इसकी हेल्पिंग वर्ब, नॉट नहीं, ईट मीन्स खाएगा, फूड मीन्स भोजन या खाना। अगला वाक्य, तुम दिल्ली नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो टू दिल्ली। यू विल नॉट गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली नहीं जाओगे। अगला वाक्य, मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगा। मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगा यानी आई शैल नेबर गो देयर। आई शैल नेबर मैं कभी नहीं, गो मिस जाऊँगा, देयर मिस वहाँ। अगला वाक्य, वह मेरे लिए चाय नहीं बनाएगी। वह मेरे लिए चाय नहीं बनाएगी यानी शी विल नॉट मेक टी। यहाँ पर वैसे हमने गलत कर दिया है, चाय जो है बनती नहीं, वो तैयार होती है। यहाँ पर मेक ना सही, आप लोग थोड़ा एडिट कर लीजिएगा इसको। मेक के जगह पर यहाँ आपको लिखना है प्रिपेयर्ड यानी प्रिपेयर फर्स्ट फॉर्म। प्रिपेयर मीन्स होता है तैयार करना, और चाय जो है तैयार होती है, बनती नहीं है। बनता तो खाना है, चाय सिर्फ क्या होती है, प्रिपेयर। जैसे कोई पूछे चाय बनाना है तो उसमें क्या, टी प्रिपेयर करना है, मतलब तैयार करना है। तो यहाँ होगा शी विल नॉट प्रिपेयर टी। वह मेरे लिए चाय नहीं बनाएगी, ये वाक्य भी गलत है थोड़ा। वह चाय नहीं बनाएगी, इसका मतलब है वह चाय नहीं बनाएगी। तो शी विल नॉट प्रिपेयर टी, वह चाय नहीं बनाएगी। आप लोग सही कर लेना। और अगर मेरे लिए है तो लिख देना फॉर मी। तो शी विल नॉट प्रिपेयर टी फॉर मी। चलते हैं अगले वाक्य की तरफ। तो अगला वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल्स है, जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय बिल और सेल को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद पुराना नियम लगाते हैं। क्या है, जब वाक्य हमारा क्या शब्द से प्रारंभ हो और वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तो हमें सबसे पहले बिल या सेल को वाक्य सबसे पहले लिख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर और कोई प्रक्रिया करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके संरचना यानी फार्मूले की तरफ। तो इसका फार्मूला, सबसे पहले बिल या सेल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर जो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं लगा रहे हैं मतलब आपका वाक्य गलत है। तो चलिए इसमें एग्जाम्पल्स है। क्या वह स्कूल जाएंगे। क्या वह स्कूल जाएंगे, तो बिल दे गो टू स्कूल। बिल दे गो टू स्कूल। अगला वाक्य, क्या तुम कुछ देर के लिए बाजार जाओगे। क्या तुम कुछ देर के लिए बाजार जाओगे, तो बिल यू गो टू मार्केट आफ्टर सम टाइम। यू विल गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाओगे, आफ्टर मतलब बाद, सम टाइम नहीं कुछ देर के बाद। अगर होता क्या तुम बाजार जाओगे, तो बिल यू गो टू मार्केट। आ गया है कुछ देर बाद, तो आफ्टर सम टाइम क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य है, क्या लेखक गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालेगा। क्या लेखक गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालेगा, तो बिल द राइटर। बिल द राइटर, देखिए बिल द राइटर शेड लाइट मतलब प्रकाश डालना, ऑन द लाइफ जीवन पर, आप गांधी जी नहीं गांधी जी के। तो क्या लेखक गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालेगा, तो बिल द राइटर शेड लाइट ऑन द लाइफ ऑफ गांधी जी क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य, क्या आज आसमान में पानी बरसेगा। क्या आज आसमान में पानी बरसेगा, तो बिल द वाटर रेन फ्रॉम द स्काई। बिल द वाटर रेन फ्रॉम द स्काई, क्या बात, आज आसमान में पानी बरसेगा, तो बिल द वाटर रेन फ्रॉम द स्काई टुडे। टुडे भी लगा लो क्योंकि आज है। तो चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल है, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद पुराना नियम लगाते हैं। कहने का मतलब, जब किसी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए और वो वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो तो हमें
जो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद पुराना नियम लगाएंगे। तो चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। फार्मूला है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद बिल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल, वह स्कूल क्यों जाएंगे? तो बिल दे, वाई विल दे गो टू स्कूल, वाई विल दे गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जाएंगे, क्वेश्चन मार्क। लड़के क्रिकेट क्यों खेलेंगे? तो हाई विल द बॉयज प्ले क्रिकेट, हाई विल द बॉयज प्ले क्रिकेट, यानी लड़के क्रिकेट क्यों खेलेंगे। अगला वाक्य, मैं अपना काम कब करूँगा? तो हैन मिस कब, सेल आई डू, मैं कब करूँगा माई वर्क, अपना काम। तो मैं अपना काम कब करूँगा, व्हेन शैल आई डू माई वर्क। अगला वाक्य है, वह आज शाम को घूमने कब जाएगा? तो व्हेन विल ही गो टू फॉर वॉक टुडे इन इवनिंग, व्हेन विल ही गो फॉर वॉक टुडे इन इवनिंग। तो कब का होगा, व्हेन विल ही गो, कब जाओगे, फॉर वॉक, घूमने के लिए, टुडे, आज, इन द इवनिंग, आज शाम को, यानी आज शाम को तुम घूमने कब जाओगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपके समझ में अच्छे से आई होंगी। अगर कोई भी शिकायत है, कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देखिए, मैंने अभी तक प्रेजेंट के चारों और पास्ट के चारों टेस्ट आपको पढ़ाए हैं। मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखा हूँ। आपको जिस भी माध्यम से समझना है उस माध्यम से आपको समझाया हूँ। हिंदी का एक एक रूल्स लिखा हूँ कि किस तरीके से आपको वाक्य को पहचानना है। उसके बाद रूल बताया हूँ कि कौन से नंबर सब्जेक्ट के साथ कौन सा क्रिया लगेगी, कौन सी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। सारी चीज़ें आपको सिखा दें कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी, आईएनजी फॉर्म कहाँ लगेगी, थर्ड फॉर्म कहाँ लगेगी। आज ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये क्लास थी। इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 और बचे हैं। उन तीनों को क्लियर करने के बाद हम चलेंगे धीरे धीरे वॉइस की तरफ। वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आंसू पर बने रहिए। आपकी वो सभी ख्वाहिशें पूरी होंगी जो आप कभी सपने में देखे होंगे। अब आपको इंग्लिश की कोचिंग करने की ज़रूरत कहीं नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टारगेट विद आंसू जैसे चैनल पर आप जुड़िए और आप इंग्लिश से छुटकारा पाइए और हिंदी ग्रामर से भी छुटकारा पाइए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मेरे वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी भाइयों बहनों प्यारे साथियों का तहे दिल से जो है स्वागत है, अभिनंदन है, यानी हृदय की अंतिम गहराई से आप सभी लोगों का स्वागत है। धन्यवाद।